नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवमय और पाठशाला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वाला वीडियो जो होने वाला है ये एक्चुअली में मेरा जो फर्स्ट वीडियो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट वीडियो में केमिकल रिएक्शन क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वो हमने पढ़ लिया था। और आज के सेकंड पार्ट वाले वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं और कोरिजन और रैंसिनिटी, इन चारों टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करें। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल, फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस, उससे जो इक्वेशन हम बनाते हैं उसको ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है जिंक। जिंक को जैसे ही मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये वाला जो इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन हमारे केमिकल इक्वेशन है क्या? नहीं। मैं इसको क्या कहूंगा? इसको कहूंगा मैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या कहूंगा मैं? वर्ड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे ना ही कोई सिंबल यूज किया है ना ही कोई फॉर्मूला यूज किया है, तो इस वाले चीज को मैं क्या कहूंगा? वर्ड इक्वेशन कहूंगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको किसमें कन्वर्ट कर देता हूं, मैं इन पूरे इस इक्वेशन को पूरे विद द हेल्प ऑफ सिंबल और फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं लिख देता हूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। जैसे कि मेरे को क्या पता है, जो फॉर्मूला ऑफ जिंक होता है वो क्या होता है? Zn होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? H2SO4 होता है। ठीक है, जिंक सल्फेट का क्या होता है? जिंक सल्फेट का होता है Zn2SO4 और ZnSO4। और हाइड्रोजन का क्या होता है? H2। अब इसी को ही जब मैं इस फॉर्म में, किस फॉर्म में? Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, इस फॉर्म में क्या फॉर्मूला यूज करते हुए मैंने जब लिख दिया, तो इसको मैं क्या कहूंगा? केमिकल इक्वेशन। इसको मैं क्या कहूंगा? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? मैंने क्या बोला? केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसको विद द हेल्प ऑफ सिंबल और फॉर्मूला ऑफ दिस सब्सटेंस, इसको यूज करते हुए जब हम इक्वेशन बना देते हैं तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए हम अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है, वो करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी हो। वो चीजें क्या है? सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसा केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें एटम्स जो रिएक्टेंट साइड में है और प्रोडक्ट साइड में है वो अनइक्वल है। मतलब क्या कह सकता हूं? इट इज द केमिकल equation in which unequal number of atoms are present in reactant and
प्रोडक्ट साइड्स। एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है एग्जांपल? कि मैंने बोला H2 प्लस O2 गिव्स अस वाटर H2। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे जो हाइड्रोजन है वो रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 2 एटम है। और आप अगर प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो कितने हैं? 2 है। लेकिन जब ऑक्सीजन की बात आती है, अब ऑक्सीजन को देखो, जो रिएक्टेंट साइड है उसमें तो 2 है, लेकिन जो प्रोडक्ट साइड है उसमें 1 है। तो इससे मेरे को यह समझ में आता है कि हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है उसमें हाइड्रोजन तो दोनों साइड इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन दोनों साइड इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या बन गया? ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन बन गया, केमिकल इक्वेशन बन गया। ठीक है। अब इसी को ही हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक है। और जब हम उसको बैलेंस कर देंगे तब हम उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब अगर अनइक्वल केमिकल इक्वेशन में, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अगर मैं बोलता हूं कि अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होता है, तो इसका मतलब इसका ये उल्टा होगा। मतलब क्या है कि भाई इट इज द केमिकल इक्वेशन in which equal number of atoms are present in reactant and product side। ठीक है। इसमें क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहते हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। जैसे मेरे पास मैंने क्या एग्जांपल लिया था? मैंने लिया था इस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर, ये वाला एग्जांपल मैंने लिया था। अब इसी एग्जांपल को ही मैं अगर इस फॉर्म में लिख देता हूं, ढंग से देखना आप लोग। ठीक है। मैंने लिख दिया 2H2 प्लस O2 2H2O। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में अगर मैं देखूं तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। और प्रोडक्ट में अगर देखूं तो मेरे पास 4 है। 2 2 जा 4। ठीक है। और इधर अगर मैं देखूं ऑक्सीजन के बारे में तो इधर कितने हैं? 2 है। इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 1 इंटू 2 2। तो आप देखिए हाइड्रोजन भी दोनों रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल है, और ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल है। और इसी को ही इसलिए मैं कहूंगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। समझ में आया? बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन, और बैलेंस्ड इक्वेशन किसे कहते हैं? अब बात आती है ये कि हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। ढंग से समझना। सपोज करो तुम्हारे घर में मम्मी लड्डू बना रही है। ठीक है। अब लड्डू में क्या हुआ कि मम्मी ने ज्यादा से ज्यादा बेसन डाल दिया और चीनी कम डाल दिया। अब अगर चीनी कम होगा वो लड्डू तुम खाओगे, अच्छा लगेगा क्या? बताओ, अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो सेम चीज होता है केमिकल इक्वेशन के साथ। क्या? कि अगर हम कोई भी इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते हैं तो वो इक्वेशन होता ही नहीं है, बेसिकली वो रिएक्शन होता नहीं। ठीक है। केमिस्ट्री के हिसाब से वो इक्वेशन गलत है जो बैलेंस्ड नहीं है। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है? किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। जिस तरीके से लड्डू में चीनी की मात्रा इक्वल होना जरूरी है, उसी तरीके से केमिकल इक्वेशन में अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन में चेंज करना जरूरी। ओके। अब हम बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ओके। अब इक्वेशन बैलेंस करने से पहले आपको यह समझना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास किसे कहते हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं पहले ये समझिए। देखिए मैंने क्या बोला था, मेरे को अगर किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो मेरे को क्या करना है, दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ क्या करना है, एटम्स को इक्वल करना है। ठीक है, और एटम्स इक्वल जब हो जाएगा उसको मैं बैलेंस इक्वेशन कहूंगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहूंगा। ठीक है, और जब मैं किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करता हूं, मतलब रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में एटम्स को इक्वल लेके आता हूं, तब ये क्या लॉ फॉलो होता है, मेरा मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ फॉलो होता है। बेसिकली मैं कह सकता हूं कि द केमिकल रिएक्शन satisfy the law of कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, इस लॉ को सेटिस्फाई करता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, क्लास 9th में हमने पढ़ा था, याद करो क्या पढ़ा था, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास को ना हम बना सकते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो मास कैसे होता है, मास किसका, मास ऑफ द एटम्स। ठीक है, मास किसका, मास ऑफ द एटम्स। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई टोटल mass of atoms in reactant is equal to total mass of atoms in products। ठीक है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि नंबर ऑफ atoms in reactant is equal to number of atoms in product। ठीक है, तो ये अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब हम करते हैं क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन ये होता है कि जब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, उसके रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कोएफिशिएंट को लगा के, तब हम उसको क्या कहते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग unbalanced chemical equation to balanced chemical equation with the help of adding नहीं कहेंगे, joining coefficients in reactant and प्रोडक्ट साइड। ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग
केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के लिए एक रूल दिमाग में बांध लो, ठीक है क्या, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा याद रखना, हमें हमेशा कोई भी इक्वेशन हो उसके आगे कोएफिशिएंट को जोड़ के ही बैलेंस करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट जोड़ के ही बैलेंस करना है, ठीक है। समझ में आया, चलो करेंगे, समझ में आ जाएगा। पहले हम जो बेसिक एग्जांपल है, ठीक है, उसको ही लेते हैं। ठीक, मैंने क्या लिया, जो पिछली बार लिया था H2 प्लस O2, जो कि हमें क्या दे रहा है, H2O दे रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक तो सिखाऊंगा हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। दूसरा मैं सिखाऊंगा जो फुल प्रूफ तरीका है, वो वाला भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन टाइम टू टाइम अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, वो आपके दिमाग में ही बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली पहले सीखते हैं कैसे कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस होगा तो आप माहिर बनते जाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। H2 प्लस O2 H2O, सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करेंगे। देखिए मैंने क्या किया, मैंने मेरे पास जो एलिमेंट्स थे वो मैंने लिख लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ठीक है, ये मैंने बना लिया। ठीक, मैंने क्या देखा, मैंने देखा इस इक्वेशन में ये मेरा अनबैलेंस्ड है, ठीक है। कैसे कि भाई मेरे पास हाइड्रोजन, पता है ना कि ये वाला साइड जो है इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट साइड कहते हैं, और इस वाले साइड को क्या कहते हैं, हम प्रोडक्ट साइड कहते हैं। इसमें देखिए आप, हाइड्रोजन जो है हमारे पास, हाइड्रोजन जो है वो कितना है, वो कितना है मेरे पास, 2 है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट साइड में, इसमें भी कितना है, 2 है मेरे पास, ठीक है। लेकिन अगर आप किसको देखेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन को रिएक्टेंट साइड में देखिए कितना है मेरे पास, 2 है। लेकिन ऑक्सीजन को प्रोडक्ट साइड में देखिए कितना है मेरे पास, 1 है। तो इससे मेरे को पता लग गया क्या है भाई, ये अनबैलेंस्ड है। अब इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि भाई मेरे पास ऑक्सीजन कौन सी साइड में, प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो क्या मैं इसको 2 बना दूं, 2 बना सकता हूं मैं इसको। कैसे 2 बना सकता हूं, देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिए। जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने क्या रूल बोला था कि जो होगा वो कोएफिशिएंट में आगे, कोएफिशिएंट का मतलब होता है आगे लगना। तो जो नंबर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो मैं कोएफिशिएंट में लगाऊंगा, इधर नीचे नहीं लगाऊंगा, ठीक है। किस में लगाऊंगा, कोएफिशिएंट में लगाऊंगा। ये रूल गांड बांध लो, ठीक है, कि मैं जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर कोएफिशिएंट में लगेगा, ठीक है। और उससे हो भी सकता है कि बाकी जो एलिमेंट्स है उसमें भी चेंजेस है, ठीक है। देखिए अब जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव रहता है, वैसे ही केमिकल इक्वेशन में भी उतार चढ़ाव रहेगा, उसको ही हमें बैलेंस करना, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट साइड में मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीजन में 2 मल्टीप्लाई कर दिए, जिससे मेरा बैलेंस हो जाए। अब जब मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं, ढंग से देखना, ठीक है, मैंने प्रोडक्ट साइड में किया है तो कोएफिशिएंट, ये पूरा एक क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। इसके आगे कोएफिशिएंट लगाऊंगा, मतलब मैंने लगा दिया 2H2O, ठीक है। अब जब मैं चेक कर रहा हूं फिर से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये मेरा रिएक्टेंट साइड और ये मेरा प्रोडक्ट साइड, ठीक है। हाइड्रोजन के साइड में देखिए, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब इसको किसको, ऑक्सीजन को 2 बनाने के चक्कर में मेरा क्या हो गया, हाइड्रोजन जो है वो 4 बन गया। कैसे, हाइड्रोजन पहले से 2 था, मैंने 2 कोएफिशिएंट लगा दिया तो 2 इंटू 2 क्या बन गया, ये 4 बन गया, ठीक है। और ऑक्सीजन को अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन मेरे पास रिएक्टेंट साइड में 2 ही है, और ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में मेरा 2 बन गया। तो मैं देख पा रहा हूं, मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में मेरा हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन ज्यादा बढ़ गया। अब हाइड्रोजन जब ज्यादा बढ़ गया, ये मेरा 4 बना है। अब क्या आप सोचिए, क्या मैं इसको 4 बना सकता हूं, कैसे, कि जैसे मैंने इसको 2 बनाया, 2 मल्टीप्लाई करके, इसको मैं 4 बना दूं, 4 बना सकता हूं। कैसे 4 बना सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई करके। अब जैसे मैंने रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन में 2 मल्टीप्लाई किया है, मैंने क्या बोला था, जो नंबर मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसको कहां पे लगाना है, कोएफिशिएंट में लगाना है। कोएफिशिएंट मतलब आगे लगना। तो मैंने अगर आगे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, ठीक है, 2 2 4, यानी मैंने अगर 2 आगे लगा दिया तो ये हो गया 2H2 प्लस O2, क्या बन गया, 2H2O। अब अगर आप चेक करेंगे तो ढंग से देखिए क्या है, कि मेरे पास हाइड्रोजन,
और ऑक्सीजन है। ये बन गया मेरा रिएक्टेंट साइड, ये बन गया मेरा प्रोडक्ट साइड। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में देखिए 2 इंटू 2 मेरा 4 आ गया, प्रोडक्ट साइड में देखिए 2 इंटू 2 मेरा 4 आ गया। ऑक्सीजन को देखिए 2 है और इधर भी ऑक्सीजन देखिए 2 है। अब देखिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है मैंने इक्वल कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको, समझ में आया। चलिए, ये जो है आपका ये वाला है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, और एक मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगा, पहले ये वाला आप नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए और एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, फिर आपको और ज्यादा तरीके से आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने क्या लिया, मैंने लिया मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी इस तरीके से आ सकता है, आपको बोल दिया जाएगा कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बोल के ऐसे वर्ड इक्वेशन दे देंगे। ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिंबल फॉर्म में यानी केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जाके आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको पहले क्या करूंगा, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन में। मीथेन बोले तो CH4, ऑक्सीजन बोले तो O2, और कार्बन डाइऑक्साइड आप सबको पता है CO2, और वाटर होता है H2। अब अगर हम इसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो मुझे क्या देखा, मैंने देखा कि भाई मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास है कार्बन, मेरे पास है हाइड्रोजन, मेरे पास है ऑक्सीजन, बस ये तीनों ही है। ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट है। ठीक है, ये मैं क्या चेक करूंगा, रिएक्टेंट को चेक करूंगा और प्रोडक्ट को चेक करूंगा। ठीक, अच्छा एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, ठीक है, ट्राई करना कि केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनको बैलेंस करने की कोशिश करो, उसके बाद अपने आप बाकी जो है उसको करो, तो इजीली आपका जो इक्वेशन है वो बैलेंस होने लग जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कर रहा हूं, मैं सबसे पहले लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं कि मेरे पास कितने कितने हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। कार्बन जो है चेक करो, मेरे पास 1 है। ठीक है, तो मैंने रिएक्टेंट साइड में 1 लिख दिया, और प्रोडक्ट साइड में भी मैं अंदर आऊंगा तो देखो मेरे पास 1 है, मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन मेरे पास इधर 4 है तो मैंने इधर 4 लिख दिया, और देखो हाइड्रोजन इधर मेरे पास कितने हैं, 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन मेरे पास इधर 2 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट साइड में चेक करूं तो इधर 2 है प्लस और 1 इधर, तो 2 + 1 कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अब मैं क्या क्या बोला था, मैंने बोला था कि हम कोशिश करेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना, उसके बाद बाकी एलिमेंट्स को हम बैलेंस करना कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को पकड़ते हैं क्योंकि वो करना मेरे लिए यहाँ पे इजी है। देखो मेरे पास रिएक्टेंट साइड में क्या है, 4 है, मेरे को प्रोडक्ट साइड में मेरे पास 2 है। मैं इसको 4 बना सकता हूँ, कैसे, मैंने किया प्रोडक्ट साइड में 2 को मल्टीप्लाई, जैसे मैंने प्रोडक्ट साइड में 2 को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आ गया, CH4 प्लस O2, CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, इधर मेरा क्या हो गया, 2 मैंने कोफिशिएंट में लगा 2H2O। अब मैं फिर से चेक करता हूं, फिर से चेक करने से मेरे पास क्या आ गया, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितना है, 1 है, प्रोडक्ट साइड में कार्बन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितना है, इधर 4 है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अब देखो ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 है प्लस इधर भी 2 है, 2 + 2 4 बन गए 4। अब देखो क्या मैं इसको 4 बना सकता हूं, कैसे, मल्टीप्लाइड बाई मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया, मल्टीप्लाइड मैंने 2 कर दिया। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाइड बाई 2 किया, मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया CH4 प्लस, मैंने कहां पे किया, रिएक्टेंट साइड में 2 मल्टीप्लाई किया, तो मैंने क्या बोला था,
कोएफिशिएंट में लगेगा तो 2O2 ये हो गया मेरा CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, अब फिर से चेक करते हैं। C ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हो गया मेरा रिएक्टेंट साइड, ये मेरा हो गया प्रोडक्ट साइड। चेक करते हैं कार्बन कितना है, 1 है। प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 है। इधर कितना है भाई, 4 है। इधर कितना है, 2, और इधर 2, 4। तो देखो बैलेंस हो गया क्या मेरा, बैलेंस हो गया क्या मेरा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। इजी है करना, इजी है करना। रूल याद रखना, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है कि कोई भी अगर इक्वेशन में तुम्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख जाए तो सबसे पहले फर्स्ट यही रहेगा, फर्स्ट ट्राई टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, पहले बैलेंस करोगे तो तुम्हारा बाकी अपने आप स्मूथली बैलेंस होने लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब यही चीज जो है तुम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलोगे, जैसे जैसे आगे प्रैक्टिस करते चलोगे, वैसे वैसे तुम दिमाग दिमाग में ही सॉल्व कर लोगे कि कहां पे क्या कोफिशिएंट रहेगा और बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। ओके, और एक एग्जांपल करते हैं। देखिए क्या है, मेरे पास आयरन है, आयरन के साथ हो गया मेरा स्टीम, क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड इक्वेशन को किसमें चेंज करेंगे, केमिकल इक्वेशन। आयरन क्या होता है भाई, आयरन होता है मेरा Fe प्लस स्टीम, क्या है स्टीम भाई, वाटर का ही तो फॉर्म है, वाटर का गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा H2O ही होगा। ठीक है, इससे मेरे पास क्या आया, इसके बाद क्या है मेरा आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड क्या होता है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है, जैसे मैंने बैलेंस किया था उसी तरीके से बैलेंस होगा। आप लोग पॉज मार के खुद से बैलेंस करो, उसके बाद आंसर चेक करो। ठीक है, मैं आप पे भरोसा करता हूं, आप पॉज मारिए और इसको खुद से बैलेंस करिए। चलिए मैं दिखाता हूं। देखिए मेरे पास क्या क्या एलिमेंट्स है वो मैं सबसे पहले लिख लूंगा। देखिए मेरे पास क्या क्या है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, और कुछ है क्या, नहीं। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। मैंने क्या बोला था, अगर इक्वेशन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो ट्राई करना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पहले तुम क्या करो, बैलेंस करो, बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूं। आयरन मेरे पास कितना है, इधर 1 है, आयरन उधर कितना है, 3 है। इधर कितना है, हाइड्रोजन 2 है, उधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, उधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, देखिए मेरे पास हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इधर 4 है प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में 1 है। इसको अगर मेरे को क्या बनाना है, 4 बनाना है, क्या करूंगा, 4 मल्टीप्लाई करूंगा। 4 अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया भाई मैंने किसमें किया है, रिएक्टेंट साइड में किया है। तो Fe प्लस क्या हो गया मेरा 4H2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, मैंने रिएक्टर साइड में किया था। अब देखना ढंग से, मैंने फिर से लिख रहा हूं Fe H और O रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। Fe देखिए, Fe मेरे पास 1 है, इधर कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 2 इंटू 4, 8 हो गए हाइड्रोजन। ठीक है, और इधर कितना है हाइड्रोजन, मेरे पास 2 है। ऑक्सीजन कितने हो गए, मेरे पास 4 हो गए इस तरफ। ठीक है, और ऑक्सीजन इधर भी 4 है। अब देखिए ढंग से, मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को 4 बनाने चक्कर में मैंने हाइड्रोजन को 8 बना दिया। अब क्या बताइए, क्या मैं हाइड्रोजन को प्रोडक्ट साइड में 8 बना सकता हूं, कैसे, मल्टीप्लाइड बाय मैं क्या कर दूंगा, 4 कर दूंगा। और जैसे मैंने मल्टीप्लाइड बाय 4 किया, मेरे पास इक्वेशन क्या आ गया, मेरे पास इक्वेशन क्या आ गया, मैंने क्या किया, प्रोडक्ट साइड में 4 को मल्टीप्लाई किया, Fe लिखूंगा
प्लस 4H2O। प्रोडक्ट साइड में मैंने किया है हाइड्रोजन को, ठीक है, Fe3O4 प्लस 4H2। अब फिर से मैं चेक करूंगा FeHO, ये मेरा हो गया कौन सा साइड, रिएक्टेंट साइड, ये मेरा हो गया प्रोडक्ट साइड, ठीक है। ये इधर हो गया 1, इधर हो गया 3, हाइड्रोजन इधर कितना है 8, इधर कितना है 8, इधर कितना है ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 4। तो देखिए मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस रहना बाकी है मेरा, आयरन। तो आयरन को मैं कैसे बैलेंस करूंगा, देखिए प्रोडक्ट साइड में 3 है, तो इधर मैं अगर 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा रिएक्टेंट मैच कर जाएगा। देखिए क्या हो गया, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। अब मैं चेक करता हूं Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में देखिए Fe जो है वो 3 है, इधर भी 3 है। हाइड्रोजन जो है वो कितना है 8 है, इधर भी कितना है 8 है, ठीक है। ये मेरा ऑक्सीजन इस तरफ 4 है और ऑक्सीजन इस तरफ भी मेरा कितना है 4 है। तो मेरा ये वाला क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन बन गया, ठीक है। समझ में आया? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बोर्ड पे दिए गए कुछ 5 क्वेश्चंस है, इसको तुम खुद से बैलेंस करो और याद रखना रूल क्या, कि जो भी कुछ बैलेंस करने के तुम लिए तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको कोएफिशिएंट के फॉर्म में आगे लगाओगे, और दूसरा ट्राई करना कि सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही बैलेंस करो। अब देखिए हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम 5 तरीके के केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, जो कि है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन 5 तरीके के जो केमिकल रिएक्शन हैं इनको हम हर एक का डेफिनेशंस को देखेंगे, एक एक करके इन सब के एग्जांपल्स को देखेंगे और बारीकी से इसको पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको भी समझते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आता है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more substances combine to form a single substance। क्या है कि एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस या फिर एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके जो रिजल्ट आता है वो सिंगल सब्सटेंस होता है या फिर सिंगल एलिमेंट होता है या फिर सिंगल कंपाउंड होता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि सपोज करिए कि मैंने क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया। मैग्नीशियम को जैसे ही मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, यहाँ पे हमारे पास 2 सब्सटेंस है, क्या है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। जैसे ही मैंने रिएक्ट करवाया इसने मेरे को क्या दिया, इसने मेरे को दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए मेरे पास 2 सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से मेरे पास एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड मेरे पास आ गया एज अ रिजल्ट। तो इसी तरीके के रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैंने क्या बोला, मेरे पास हाइड्रोजन है, जैसे मैंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया मेरे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन, सॉरी मेरे पास वाटर आ गया, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं, मैंने बोला मेरे पास हाइड्रोजन है और मेरे पास क्या है, क्लोरीन है, और जैसे मैंने इसको कंबाइन किया मतलब रिएक्ट करवाया, ये मेरे पास क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ये एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ तरीके के क्या है मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है 2 या 2 से ज्यादा अगर सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, उससे मेरे को एक सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल कंपाउंड जो एज अ रिजल्ट मेरे पास आता है उसको मैं क्या कहूंगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहूंगा। ओके, चलिए अब सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन में आते हैं, क्या कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं,
those reactions in which a compound splits or break down into two or more substances। क्या बोला मैंने कि कोई भी रिएक्शन में अगर कोई भी कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है या फिर स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज्यादा में, तब हम उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली होता है ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है, ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से उठाते हैं, इसको मैंने उल्टा लिख दिया। कैसे कि जैसे मैं वाटर को क्या करूंगा, हीट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड को जब हम हीट देते हैं तो हीट से उसमें दो या दो से ज्यादा जब एलिमेंट्स या फिर सब्सटेंस स्प्लिट हो जाते हैं या फिर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तब हम उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और एक एग्जांपल अगर हम देखें तो होता है CaCO3। क्या है मेरे पास, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही मैंने क्या किया, हीट किया, तो मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो देखो मेरे पास क्या है, एक कंपाउंड था जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको जैसे ही मैंने हीट किया तो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग हो गए। दोनों कंपाउंड दो अलग अलग कंपाउंड में स्प्लिट हो गए या फिर मैं कह सकता हूं ब्रेक डाउन हो गए। तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जहां पे कंपाउंड क्या हो रहा है, स्प्लिट या फिर ब्रेक डाउन। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब देखिए, जब ये स्प्लिट या ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ हीट हो रहा है, तब हम उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक, क्या बोला मैंने, कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है वो डिकम्पोज हो रहा है, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट, तब हम उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन का। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग। ठीक है, when a decomposition reaction carried with the help of heat is called thermal डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बेसिकली ऐसे रिएक्शन जो हीट की वजह से डिकम्पोज होते हैं यानी ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स में, तब हम उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब बात आती है ये कि क्या सिर्फ हीट आग से ही होता है, आग से ही होता है क्या, नहीं। आग को छोड़ के जब कोई हीट अप्लाई हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है हीट से और वो हीट इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हो रहा है, तब हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। बेसिकली ये लिक्विड्स में होता है, लिक्विड्स को स्प्लिट करने के लिए वगैरह होता है। ठीक है, ठीक है, कोई भी केमिकल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा के लिक्विड को हीट किया जाता है और लिक्विड से डिफरेंट एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, तो तब हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी। देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, जैसे यहां पे ये वाला जो एग्जाम्पल था, ये वाला जो है थर्मल डिकम्पोजिशन का है। अब दूसरा वाला जो एग्जांपल था कौन सा वाला, कि H2O, ठीक है, H2 प्लस O2, ये वाला जो एग्जांपल है, ये वाला प्योर एग्जांपल है किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस का।
यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी से ही हीट आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिखा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो क्या है कि when decomposition reaction are carried out with the help of क्या? इलेक्ट्रिसिटी is known as electrolysis। क्या है कि when a decomposition reaction is carried out with the help of electricity is called इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आया? जब इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से किसी भी कंपाउंड में हीट दिया जाता है और उस हीट से क्या हो रहा है कि भाई जो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? वो इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, और इसी को ही क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, समझ में आया? अब इलेक्ट्रिसिटी से बात हो गई, हीट से बात होगी नॉर्मल आंख से। ठीक है, और एक टाइप से भी हीट क्या होता है? हीट से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, और एक टाइप से क्या है वो? बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो इसमें देखिए क्या होता है। अच्छा, और एक एग्जांपल मैं इसमें बता देता हूं, इसका और एक एग्जांपल बता देता हूं मैं। और एक एग्जांपल क्या है? देखिए, जैसे कि मेरे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड पता है ना, सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड? नमक। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब ऑब्वियसली बात है, नमक में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेंगे, नमक वाला पानी यहाँ पे कह सकते हैं हम। ठीक है, तो NaCl जो है उसको जैसे ही हमने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास करवाया। ठीक है, क्या होगा? ये डिकम्पोज होगा किसमें? सोडियम में। ठीक है, और किसमें? क्लोरीन। ठीक है, दोनों में ये क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएंगे। सोडियम और क्लोराइड अलग अलग हो जाएंगे, क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है किसका? इलेक्ट्रोलाइसिस का। ओके, और एक तरीके का होता है, जैसे देखिए हमारे पास क्या एग्जांपल है, एक बता रहा हूं मैं। जैसे कि AgCl। AgCl बोले तो क्या? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही मैंने किससे? सनलाइट के थ्रू क्या हो रहा है? ये डिकम्पोज हो रहा है सनलाइट एनर्जी से, मतलब कह सकते हैं हम लाइट एनर्जी से डिकम्पोज हो रहा है। तब क्या हो रहा है? ये सिल्वर अलग हो गया। ठीक है, और क्लोरीन अलग हो गया। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी होता है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी होता है, उसको हम कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? मैंने बोला कि भाई when decomposition reaction is carried with the help of लाइट एनर्जी। क्या? जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, तब हम उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने क्या किया? सिल्वर क्लोराइड को लिया, उसको ये आपका एक्सपेरिमेंट भी है एनसीईआरटी में,
उसमें क्या किया गया है कि एक बोल में सिल्वर क्लोराइड को लिया गया है, सिल्वर क्लोराइड को विंडो के सामने रख दिया गया है। विंडो से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, और उस सनलाइट की वजह से क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, जिससे जो सिल्वर क्लोराइड है वो डिकम्पोज होके सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग हो गए। बेसिकली जो क्लोरीन है वो क्लोरीन उड़ जाएगा एज अ गैस, ठीक है, और जो सिल्वर है वो बच जाएगा बोल में, ठीक है। तो इस तरीके के रिएक्शन को जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी हो रहा है उसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस रिएक्शन को बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है। इस रिएक्शन को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है आपका, जिसमें बोल देते हैं कि एक कौन सा केमिकल है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, उसका केमिकल इक्वेशन लिखो, उसका टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन लिखो, और उसमें डिकम्पोज होके क्या क्या एलिमेंट्स बनेंगे वो भी लिखो, उसका नाम लिखो। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा ये वाला जो इक्वेशन है ये आपका इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है, ओके। और इसी तरीके से और एक रिएक्शन आता है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, सिमिलर तरीके का है, बस वो क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड का है, AgBr का है, सिल्वर ब्रोमाइड को भी जैसे हम लाइट के पास रखते हैं, यानी सनलाइट के पास रखते हैं, ठीक है, उसमें भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन होके वो क्या प्रोवाइड करता है, सिल्वर और ब्रोमीन, ठीक है, सिल्वर और ब्रोमीन। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे जितने भी सारे मैंने इक्वेशंस लिखे हैं वो सारे के सारे अनबैलेंस्ड हैं, ठीक है। अब ट्राई करना इन सारे इक्वेशंस को भी बैलेंस करने की, तो आपकी खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास तीन तरीके के रिएक्शंस आ जाते हैं। एक होता है भाई हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा हमने, जहां पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है विद द क्या हेल्प ऑफ हीट, ठीक। फिर हमने पढ़ा क्या दूसरा टाइप, क्या इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है कैसे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने तीसरे तरीके का पढ़ा क्या, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने तीन तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, ओके। देखिए अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है, those reactions in which one element takes place of the other element in a compound। एक कंपाउंड में जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के जगह को ले रहा है, कौन सा एलिमेंट होगा, जो मोर रिएक्टिव होगा, जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के जगह को कैप्चर कर लेगा और उसके जगह में वो बैठ जाएगा। इसी तरीके के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, समझना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, ये ऐसा टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो दूसरे एलिमेंट को जो लेस रिएक्टिव है उसको हटा के उसकी जगह पे वो बैठ जाता है, ठीक है। तो इसी टाइप ऑफ रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बेसिकली एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी जो सीरीज है इसको समझ में आना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। ये वाला जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये बेसिकली सिखाया जाता है आपको थर्ड चैप्टर में, जो कि है मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझना है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस करेगा, तो वो समझने के लिए आपको ये वाला जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसको याद कर रखना पड़ेगा। अगर ये याद होता है तो आपके लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो है ऊपर सबसे ऊपर मोस्ट रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, जो किसी के भी साथ इजीली रिएक्ट कर जाता है,
ठीक है, उसको ही हम मोस्ट रिएक्टिव कहते हैं। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी के साथ रिएक्ट हो जाना, ठीक है। तो मोस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट किसी के भी साथ भी इजीली रिएक्ट कर जाता है तो उसको मोस्ट रिएक्टिव मेटल कहेंगे, ठीक है। और जो मेटल या फिर कोई भी एलिमेंट जो किसी भी के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता उसको हम लेस रिएक्टिव मेटल कहेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक पूरा सीरीज दिया हुआ है, सबसे पहले जो मोस्ट रिएक्टिव है, तो सबसे ज्यादा रिएक्ट कर जाता है, हर एक चीज के साथ रिएक्ट कर जाता है, वो क्या है, मेरा पोटेशियम है। उसके बाद उससे कम जो रिएक्ट करता है वो सोडियम है, उससे कम जो रिएक्ट करता है कैल्शियम है, उससे कम जो रिएक्ट करता है वो मैग्नीशियम है, उससे कम जो रिएक्ट करता है वो एल्यूमिनियम है, उससे कम जो करता है वो जिंक है, उससे कम आयरन, उससे कम टिन, उससे कम लीड, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम कॉपर, उससे कम मर्क्यूरी, उससे कम सिल्वर और उससे कम गोल्ड। अब देखना, गोल्ड और सिल्वर को ऐसे आप रख के रखिए, वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो बहुत लीस्ट रिएक्ट करेगा। जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर अगर रिएक्ट करता भी है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बनाता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इससे हमें पता लगता है कि भाई जो सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, गोल्ड, ठीक है। सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन करता है, पोटेशियम। आपको पता होगा पोटेशियम को केरोसिन के अंदर डुबो के रखा जाता है, क्यों, क्योंकि जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो फट सकता है, तो इसीलिए हाई टेम्परेचर में आके वो फट सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि भाई पोटेशियम जो है उसको केरोसिन में डुबो के रखा जाता है और इसीलिए मोस्ट रिएक्टिव है। इसको लिखा ही, इस सीरीज को लिखा ही इस तरीके से गया है कि भाई सबसे ऊपर जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, और जितना हम नीचे आते जा रहे हैं उतना जो रिएक्टिवनेस है वो कम होते हुए जा रहा है, ठीक है। ओके, अब जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल है क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को जैसे जिंक के साथ रिएक्ट करवाया गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो मेटल है, एक है यहाँ पे कॉपर, एक है हमारा जिंक। अब अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो देखिए कॉपर जो है वो लिस्ट रिएक्टिव है, ढंग से देखिए नीचे, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक। कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। तो क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को बोला ओए चल निकल, तो क्या किया, जिंक ने कॉपर को क्या बोला, चल निकल। बोलने के बाद क्या है, जिंक जो है वो किसके जगह में आ गया, कॉपर की जगह में आ गया। ये देखो जिंक जो है वो किसके जगह में आ गया, कॉपर की जगह में आ गया, और कॉपर में जगह में आके कॉपर को अलग कर दिया, वो निकल गई, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव है, यहाँ पे जो जिंक है वो जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव देन किससे, Cu से, जिसकी वजह से जिंक ने क्या किया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया। यहां पर भी इस वाले एग्जांपल में भी आप देखिए, इस वाले एग्जांपल में भी देखिए क्या है, Fe2O3, ठीक है, आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखिए जो आयरन है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम। आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम के पास ज्यादा ताकत, तो एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्ट करता है, तो एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या बोला, चल निकल, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एल्यूमिनियम जो है आयरन को हटा के डिस्प्लेस करके आयरन के जगह पे वो बैठ गया और आयरन को अलग कर दिया। यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है देन किससे, आयरन से, ठीक है। जिसकी वजह से एल्यूमिनियम ने क्या किया, एल्यूमिनियम को, आयरन को क्या बोला, चल निकल, ठीक है, मतलब डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करके क्या बन गया, ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे, बाय एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस, एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस, ठीक है। आयंस एक्सचेंज करके जब दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करके क्या नए कंपाउंड्स बना रहे हैं, तब हम उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहें, ठीक है। एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल क्या है, यहाँ पे मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 और सिल्वर क्लोराइड।
मैंने सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ क्या करवाया, रिएक्ट करवाया। अब जब मैंने रिएक्ट करवाया, एक चीज आप ढंग से देखना कि क्या किया, जो सोडियम था वो सोडियम किसकी जगह में आ गया, चेक करो। सोडियम जो है वो किसकी जगह में आ गया, किसकी जगह में आ गया, सिल्वर के जगह में आ गया, सिल्वर की जगह में आ गया। और जो सिल्वर था, अब चेक करो वो किसके जगह में आ गया, किसके जगह में आ गया, सोडियम के जगह में आ गया। तो इससे कुछ आपको याद आया, कुछ याद आया आपको? हाँ, वो वाला मीम अक्षय कुमार का। तो इसमें आप याद रखना क्या, अक्षय कुमार मीम, ठीक है। इसको आप याद रख लेना। इसको अगर याद रखोगे तो दिमाग में आ जाएगा, हाँ भाई जो पैर जो है उसको हमें बस एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। ओके, तो क्या है आप ढंग से देखना कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर ने और सोडियम ने एक दूसरे के प्लेस को चेंज कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। और जैसे एक्सचेंज किया, ये क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया और सोडियम नाइट्रेट बन गया। जहां पे जो नाइट्रेट था वो किसके साथ था, सिल्वर के साथ था, और जो क्लोराइड था वो किसके साथ था, वो सोडियम के साथ था। लेकिन ये दोनों क्या हो गए, एक्सचेंज कर लिए और नया कंपाउंड तैयार कर लिया, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चीज याद रखना, ज्यादातर जितने भी सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं वो ज्यादातर प्रेसिपिटेट बनाते हैं, पीपीटीज, ठीक है। प्रेसिपिटेट पता है ना क्या होता है प्रेसिपिटेट, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। नहीं देखा है उस लेक्चर को तो जाके देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं या प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज्यादातर क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। यहां पर भी जैसे देखिए सिल्वर क्लोराइड जो है वो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण बना है। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड है हमारे पास, और क्या है, कॉपर सल्फेट है। अब ढंग से देखिए, जो बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जो है वो बेरियम क्लोराइड की जगह में आ जाएगा और जो बेरियम क्लोराइड है वो कॉपर की जगह में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो अभी जो मैंने बोला था, जो बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, क्लोराइड के साथ बेरियम था, ठीक है, लेकिन क्या आ गया, कॉपर आ गया। और कॉपर की जगह में जहां पे कॉपर सल्फेट था, ठीक है, वहां पे सल्फेट के साथ जहां पे कॉपर था वो क्या आ गया, सल्फेट के साथ बेरियम आ गया। और ये भी एक तरीका क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो याद रखना, क्वेश्चन अगर तो आपके पास आता है क्या कि अगर क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि भाई जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें ज्यादातर क्या बनता है, उसमें ज्यादातर प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में ज्यादातर प्रेसिपिटेट ही बनता है। ओके, क्लियर है, चलिए। ओके, जो लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास आता है वो क्या है, हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, समझिए। ऑक्सीडेशन जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, जिस रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन किसे कहेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। इसको एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले एक चीज आप नोट कर लीजिए, क्या है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो किसी भी एक इक्वेशन में एक साथ ही होता है, अलग अलग नहीं होता। जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरे पास है कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। उसको जैसे मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, किसको, कॉपर ऑक्साइड को, ये कॉपर प्लस वाटर बन गया, ठीक है। अब अगर आप ढंग से देखेंगे तो देखिए हम कैसे देखेंगे, रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में देखेंगे। कैसे देखेंगे, रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में देखेंगे। अब अगर आप यहाँ पे रिएक्टेंट CuO को देखिए तो ढंग से आप देखो कि CuO में अब देखो ऑक्सीजन ये हट गया, ऑक्सीजन क्या हो चुका है, हट गया। ऑक्सीजन हटा है मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या है, रिडक्शन। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूव O2, रिमूवल ऑफ O2 ये हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया,
ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। अब ढंग से देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हुआ है, इस तरफ प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है मेरा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, जहां पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब देख पा रहे हैं कि एक ही इक्वेशन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसीलिए मैंने नोट पे क्या बोला कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर टुगेदर, दोनों एक साथ हो रहे हैं। और इसी कारण, इसीलिए हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ओके। अब देखिए इसके बाद आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है कि वो सब्सटेंस, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, और वो सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, अपने से हाइड्रोजन को हटा रहा है। समझना, एक ऐसा सब्सटेंस, सपोज करो मैं एक एलिमेंट हूं और मैं अपने से ऑक्सीजन को दे रहा हूं किसी और को, तो मैं क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। या फिर मैं अपने से हाइड्रोजन को हटा रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीजन दे रहा है, अपना ऑक्सीजन किसी और को दे रहा है, किस लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। या फिर अपने से वो अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है तो हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो सब्सटेंस खुद से हाइड्रोजन दे रहा है। मतलब सपोज करिए कि मैं एक एलिमेंट हूं और मैं अगर अपने हाइड्रोजन को जो मेरे साथ है उसको किसी और को दे रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और अगर मैं जो मेरा ऑक्सीजन है वो मैं रिमूव कर रहा हूं अपने से, ठीक है, तो मैं क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हूं, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन से समझ में नहीं आता तो आसान तरीका है समझने का, क्या कि जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में क्या है, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि कौन सा एलिमेंट रिडक्शन हुआ है, तो आप बता दोगे कि जो CuO है वो रिडक्शन हुआ है, ठीक है। ये देखिए CuO रिडक्शन हुआ है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ऑक्सीडेशन कौन सा कंपाउंड हुआ है या फिर एलिमेंट हुआ है, आप बोलोगे हाइड्रोजन हुआ है, ठीक है। अब याद रखना, सबसे आसान तरीका याद रखने का कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखना, जो रिड्यूसिंग होगा, मतलब जो रिडक्शन हो रहा है वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब उल्टा हो जाए, ठीक है। जो हमारा रिडक्शन हो रहा है वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे लिए कौन है, CuO है, ठीक है। अब खुद देखो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसने अपने ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को दे दिया। मतलब यहाँ पे लिखा ना, सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडाइजेशन, इसने अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दिया, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, CuO, ठीक है। और अगर मैं रिड्यूसिंग की बात करूं, रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, मैंने क्या बोला, उल्टा पकड़ना। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है भाई, ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वही हमारे लिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये H2 क्या हो गया मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पर भी देखिए डेफिनेशन के हिसाब से कि सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, जो किसी और एलिमेंट को हाइड्रोजन दे रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसको हाइड्रोजन दिया जा रहा है। ये जो ऑक्सीजन एलिमेंट है इसको हाइड्रोजन दिया जा रहा है, तो किसको दिया जा रहा है, ऑक्सीजन को दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया कि जो अपना हाइड्रोजन किसी और को दे रहा है तो वो हो गया मेरे लिए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2 है। आसान तरीका है याद रखने का जो मैंने अभी बताया, जो ऑक्सीडेशन है वही हमारे लिए रिड्यूसिंग एजेंट है और जो रिडक्शन है वही हमारे लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। समझ में आया। अगर आपको डेफिनेशन के टर्म में याद नहीं रहता तो आप इस टर्म में याद करके रख सकते हैं, ओके। तो यहां तक हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जहां पे हमने
लास्ट जो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन था वो हमने समझ लिया है। अब जो लास्ट टॉपिक हमारा रहता है कोरिजन और रैंसिडिटी, वो हमारे इस सेशन में 2025 टू 26 सेशन में हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कोरिजन क्या होता है। समझना, कभी आपने देखा होगा कि लोहा ऐसे ही कहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उस पर जंग लग गया, जंग लग गया, उसमें जंग लग गया, तो जंग लगने से क्या होता है, जंग लगने से वो जो आयरन एलिमेंट है, वो आयरन एलिमेंट धीरे 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 करके क्या होने लगता है, कोरोड होने लगता है, यानी खराब होने लग जाता है, ठीक है, अंदर से गलने लग जाता है, ठीक है, खत्म होने लग जाता है। तो कोरिजन क्या होता है, कोरिजन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो किसी भी मेटल को क्या कर देता है, कोरोड कर देता है, ठीक है, उस पर रस्ट लगा के। ठीक इस तरीके से कॉपर में भी होता है, कॉपर में भी रस्ट लगता है, ठीक है। इसके बाद आता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है, अच्छा, रैंसिडिटी करने से पहले मैं ये समझा दूं कि ये कोरिजन जो है इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इससे बचने के लिए लोहा वगैरह जो है उसके ऊपर पेंट वगैरह किया जाता है या फिर ग्रीस वगैरह लगाया जाता है, तो ये सारा कुछ कराया जाता है कोरिजन से बचाने के लिए। इसके बाद आता है हमारा रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, रैंसिडिटी बेसिकली ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जिस केमिकल रिएक्शन की वजह से कोई भी खाना जो है वो खराब हो जाता है, उसमें से बैड स्मेल आने लगता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। जैसे कि सपोज करिए अब रात को टीवी में फिल्म देखते देखते चिप्स खा रहे हो, ठीक है, अपने चिप्स का पैकेट भरा, सॉरी चिप्स का पैकेट आपने काटा, ठीक है, चिप्स का पैकेट काट के उसमें चिप्स खा रहे हो, चिप्स काटते खाते 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 क्या हो गया, थोड़ा सा चिप्स उसमें रह गए, आप टेबल में रख के उठ के आ गया, सो गए। सुबह उठ के आपने देखा कि वो जो चिप्स के पैकेट में जो चिप्स था भाई वो तो खराब हो चुका है, उसमें से गंदा स्मेल आ रहा है, वो सौगी सौगी हो चुका है, उसको आप टेस्ट करने जाओगे बेकार टेस्ट आएगा, सौगी सौगी फील आएगा, ठीक है। ये जो खाना खराब हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि खाने में जो फैट है वो एयर के साथ घुल मिलके क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। बेसिकली एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या हो जा रहा है, रिएक्ट हो जा रहा है, क्या खाने के अंदर जो फैट्स मौजूद है वो रिएक्ट होके, ठीक है, खाने के अंदर जो फैट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके क्या हो जा रहा है, खाने को खराब कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा, एयर के अंदर बैक्टीरियाज वगैरह भी मौजूद होता है, तो वो बैक्टीरियाज भी जब किसमें खाने में लग जाते हैं तो खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन की वजह से खाना खराब हो जाता है और इसी चीज को हम रैंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। और इसे रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम बहुत सी चीजें करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि चिप्स जो है वो फ्रेश रहे, ठीक है। उसके बाद बहुत से अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा तो पैक्ड फूड होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं ताकि खाना खराब ना हो, और प्रिजर्वेटिव्स जो है वो केमिकल से ही बनते हैं, ठीक है। और एक तरीके का प्रिजर्वेटिव्स होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि भाई जो जेली है, ठीक है, जेली क्या है, पूरा चीनी से बना होता है, ठीक है। तो चीनी भी एक तरीके का प्रिजर्वेटिव होता है जो खाने को अच्छा बना के रखता है, लेकिन वो ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता, 2-3 दिन वो बचा के रख सकता है, लेकिन उसके बाद वो खराब होने लग जाता है, उसमें से स्मेल आने लग जाती है, टेस्ट खराब होने लग जाता है। अब देखना कि जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ला पूरा एकदम चीनी के चाशनी में डूबा हुआ होता है, ठीक है, वो 2 दिन रह जाएगा, ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद जैसे उसको आप टेस्ट करने जाओगे वो खराब लगेगा, ठीक है, टेस्ट खराब हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, ठीक है। तो यहां तक जो है हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जहां पे हमने फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर को मिला के हमने ये पढ़ लिया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, उसके बाद हमने बैलेंस करना सीख लिया कि किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और क्यों बैलेंस करते हैं वो भी हमने पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा, और एंड तक हमने पढ़ा कि भाई कोरिजन और रैंसिडिटी होता क्या है। तो इस चैप्टर में बस यहां तक ही था, तो बस यहां तक ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छे से आपको समझ में आया तो जरूर से इसको शेयर करना ताकि बाकी सब का भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आगे मिलते रहेंगे, बार बार मिलेंगे, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय।